हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है हम्म। केमिकल काइनेटिक्स। और इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमें स्टडी करनी होती है रिएक्शन की रेट और उस रिएक्शन के ऑपरेट होने का मैकेनिज्म। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम रिएक्शन की रेट और उसके ऑपरेट होने का मैकेनिज्म पढ़ते हैं वो ब्रांच कहलाती है केमिकल काइनेटिक्स। रेट को निकाला कैसे जाता है? तो रेट का मतलब होता है स्पीड, और स्पीड को निकालने के लिए किसी चीज को टाइम से डिवाइड जरूर करना पड़ता है। ओके, जैसे डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो स्पीड आता है। तो ठीक उसी तरह हाँ। से केमिस्ट्री में जब आपको रेट निकालनी हो रिएक्शन की, कौन सी रिएक्शन की? हाँ। जिसमें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इस रिएक्शन की अगर आपको रेट हम्म। निकालनी है तो रेट निकालने के लिए आपको कंसंट्रेशन का चेंज टाइम से डिवाइड करना है। तो चेंज इन हम्म। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम अगर आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा रिएक्शन का रेट। यानी रेट का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट होता है, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रेट की यूनिट बन करके आएगी मोल पर लीटर डिवाइड बाय टाइम। तो रेट की यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर टाइम। अब ये जो टाइम है, इस टाइम को आप मिनट सेकंड आवर किसी में भी मेजर कर सकते हैं। तो रेट की यूनिट बन करके आएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, या फिर बोल रहे हैं आप मोल पर लीटर पर मिनट, या फिर आप बोल रहे हैं मोल पर लीटर पर आवर। ये बन करके आ गई रेट की यूनिट। जनरल यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर पर टाइम। रेट को कंसंट्रेशन अपॉन टाइम से तो निकाला ही जा सकता है, इसके अलावा जब रिएक्शन के अंदर गैस इन्वॉल्व हो, यानी कि अगर रिएक्शन गैसियस रिएक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में रेट को निकालने के लिए हमें निकालना होगा चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। यानी कि फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन T2 माइनस T1 डेल्टा टी की जगह। हम्म। यहां से रेट की जो यूनिट आएगी वो आएगी बार पर टाइम, क्योंकि प्रेशर की यूनिट होती है बार। या फिर बार की जगह आप लगा दीजिए एटीएम, तो यूनिट आएगी एटीएम पर टाइम। तो ये बन करके आ गई रेट की एक और यूनिट, किसके टर्म्स के अंदर? प्रेशर के टर्म्स के अंदर। तो रेट की इस हिसाब से देखा जाए तो दो तरह की यूनिट हो गई। एक तो हो गई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम के लिए यूनिट आ गया मोल पर लीटर पर टाइम। तो दो तरह की यूनिट हो गई रेट की, एक ये वाली और एक ये वाली। रेट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए निकाली जाती है। यानी कि रेट डिसाइड करता है कि किस स्पीड से हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। जनरली रिएक्शन जो होती हैं वो होती है थ्री टाइप्स की। पहली, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनको कि 10 की पावर माइनस के 12 सेकंड में ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। इस तरह की रिएक्शन कभी भी लैब के अंदर स्टडी नहीं होती, तो इस तरह की रिएक्शन की हम रेट नहीं निकालते हैं। ज्यादातर केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो सब की सब वेरी फास्ट रिएक्शन में आती है और इनकी रेट नहीं निकाली जाती। आयनिक रिएक्शन के अंदर जैसे कि हमने सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के साथ कंबाइन किया, तो ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड है। क्या मिलेगा आपको? AgCl मिलेगा और NaNO3 मिलेगा।
तो ये जो रिएक्शन है ये एक आयनिक रिएक्शन है और इसकी रेट हम लैब में नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए कुछ डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा फास्ट रिएक्शन की रेट निकाली जाती है। इसके अलावा दूसरे टाइप की रिएक्शन हो गई आपके पास वेरी स्लो रिएक्शन। ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनकी की रेट लैब में नहीं निकाली जाती। क्यों? क्योंकि ये स्लो बहुत है। ये जनरली कंप्लीट होने में डेज, ईयर्स, इतना लंबा टाइम लेती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आयरन का रस्टिंग। अब रस्टिंग एक दो दिन में तो हो नहीं जाता है, रस्टिंग होने में टाइम लगता है। तो रस्टिंग की रेट हम सोचें लैब में निकाल लें तो ये एक स्लो रिएक्शन हो गई, तो इसकी रेट भी लैब में नहीं निकाली जाती। ऐसी एक और एग्जांपल कोल से डायमंड का बनना। ये भी एक रिएक्शन है जिसमें कि कोल किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायमंड के अंदर। अब ये काम एक दो घंटे में तो हो नहीं सका, नेचुरल बात है इस प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लग जाएगा, 5000 ईयर्स, तब जाकर के कोल डायमंड में कन्वर्ट होगा। जब इतना टाइम लगेगा तो नेचुरल है कि इस तरह की रिएक्शन की जो रेट है वो भी नहीं निकाली जा सकती लैब कंडीशंस के अंदर, तो ये भी स्टडी नहीं करी जाती। तीसरे टाइप की रिएक्शन है जो कि लैब में स्टडी करी जाती है, उनका नाम है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शंस, हम लैब में जिस रिएक्शंस की रेट को स्टडी करते हैं वो जनरली ये वाली होती हैं। एग्जाम्पल इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब ये केन शुगर वाली जो रिएक्शन है जिसमें कि C12H22O11 ये कहलाता है शुगर। इसकी जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिड प्रेजेंस के अंदर, तो ये कन्वर्ट होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6 के दो मॉलिक्यूल के अंदर। एक का नाम होता है ग्लूकोज और दूसरे का नाम होता है फ्रक्टोज। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं ये रिएक्शंस होती हैं मॉलिक्यूलर। इनमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशंस होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होता है। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये कंक्लूड होती हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के अंदर, और जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं उनकी रेट हम लैब में स्टडी कर सकते हैं, तो इन्हें बोला जाता है मॉडरेट रिएक्शन। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं, तो एक और एग्जांपल के अंदर आ गया आपके पास एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। एस्टर हाइड्रोलाइसिस, तो एस्टर हाइड्रोलाइसिस भी किसमें आ गया, मॉडरेट रिएक्शन के अंदर आ गया। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रेट की। तो टाइप्स ऑफ रेट के अंदर रेट दो तरह की होती है, एक होती है एवरेज रेट और दूसरी होती है इंस्टेंट रेट। सबसे पहला आता है हमारे पास एवरेज रेट। जब किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर लंबे टाइम के बाद कन्वर्ट हो रहा हो, यानी कि टाइम लेके कन्वर्ट हो रहा हो, तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उनकी रेट कहलाती है एवरेज रेट। ये एवरेज रेट जो होती है इट्स नॉट अ बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट रेट। एवरेज रेट से निकाला गया रेट बेस्ट मेथड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इतने लंबे टाइम के अंदर कंसंट्रेशन टाइम के साथ लगातार चेंज होता है, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहती है, जिसकी वजह से रेट का आंसर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आ जाता है, तो ये रेट वेरिएबल हो जाती है। एवरेज रेट और इंस्टेंट रेट में से एवरेज रेट लंबे टाइम के लिए निकाली जाती है। कंसंट्रेशन का चेंज लंबे टाइम के लिए अच्छा खासा होता है, जिसकी वजह से ये रेट कैलकुलेट नहीं करी जाती, और आप कह सकते हैं कि इट इज नॉट द बेस्ट मेथड टू एक्सप्रेस द रेट।
एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है नाइट्रोजन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो नाइट्रोजन का 1 मोल अमोनिया के कितने मोल बना रहा है? 2 मोल। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम होगा तो अमोनिया के कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल। यानी हम ये बात भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया is almost double the rate of disappearance of nitrogen. Got it? यानी कि अमोनिया के जो बनने की रेट है वो नाइट्रोजन के डिसअपियर होने की रेट की डबल ही तो है, क्योंकि जहां अमोनिया के 2 मोल बनते हैं तो वहां नाइट्रोजन का 1 मोल ही तो कम होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सब बातों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेट का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। रेट का एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो मान लो कि आपके पास एक जनरल कोई रिएक्शन है, आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव सी, और इस रिएक्शन में अगर आपको मान लीजिए रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन चेंज इन टाइम। क्योंकि A और B दोनों रिएक्टेंट है, इसलिए रिएक्टेंट के लिए आगे लगा दीजिए आप माइनस साइन, और C प्रोडक्ट है तो C के लिए लगा दीजिए आप प्लस साइन। माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा कि रिएक्टेंट टाइम के साथ लगातार कम हो रहा है, और प्लस साइन रिप्रेजेंट करेगा कि प्रोडक्ट टाइम के साथ लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास सबसे पहला रेट का एक्सप्रेशन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट। नाउ सपोज करो कि आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें कि A का A मोल B के B मोल के साथ रिएक्ट करके C के X मोल को बना रहा है, और इस तरह की रिएक्शन का अगर आप रेट निकालते हैं तो रेट आएगा निकल करके माइनस का 1 अपॉन स्मॉल a डेल्टा A बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन B डेल्टा B बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन X डेल्टा C बाई डेल्टा टी। ये आ गया निकल करके हमारे पास इस रिएक्शन का रेट का एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल मैंने लिया नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ कंबाइन करके अमोनिया के 2 मोल बना रहा है। इस रिएक्शन का मुझे रेट का एक्सप्रेशन निकालना है, तो रेट का एक्सप्रेशन आ गया माइनस का डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस का 1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। जितने भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन को। गॉट इट? नाउ Yes, sir. जो रेट हमने निकाला जिसको हमने नाम दिया एवरेज रेट, यानी कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार कम होती जाती है। मान लीजिए T1 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है x1, और T2 टाइम पर इसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई x2। और अगर आपको T1 से T2 टाइम के लिए रिएक्शन की रेट निकालनी है तो T1 से T2 टाइम के लिए रिएक्शन की जो रेट हो गई उसको निकालने के लिए आपको इतना एरिया चाहिएगा। अब इस एरिया के अंदर ये चीज रिप्रेजेंट करेगी डेल्टा एक्स को, और नीचे वाला इतना सेगमेंट रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा टी को। तो रेट अगर निकालेंगे तो रेट आ गया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दैट इज x2 माइनस x1
अपॉन T2 माइनस T1। x2 की वैल्यू x1 से कम है, इसलिए हम रेट के एक्सप्रेशन को निकालते वक्त कंसंट्रेशन के आगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के आगे नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, क्योंकि x2 की वैल्यू x1 से कम है और नेगेटिव कम वैल्यू में से ज्यादा वैल्यू को अगर माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो पहले ही अगर एक बाहर नेगेटिव लगा देंगे तो रेट का आंसर किस में आ जाएगा? पॉजिटिव के अंदर, क्योंकि टाइम के साथ रेट तो हमेशा बढ़ेगी, वो तो घटने से रही। इसलिए हम रेट के एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के आगे कौन सा साइन लगा देते हैं? नेगेटिव साइन, ताकि रेट का आंसर कैसा आए? पॉजिटिव आए। सेकेंड मोड है हमारे पास रेट निकालने का, जिसको बोलते हैं हम इंस्टेंट रेट या इंस्टेंटेनियस रेट। इस रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं dx बाई dt से, डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें कि ए रिएक्टेंट का ए मोल बी के साथ रिएक्ट करके सी और डी को बना करके दे रहा है। और अगर इस रिएक्शन में अब आप रेट निकालते हैं तो आप डिफरेंशियल फॉर्म में इस बात को ऐसे लिखेंगे, माइनस का डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू प्लस का डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू प्लस का डी डी बाई डी टी। ये आ गई आपके पास इंस्टेंट रेट की डिफरेंशियल फॉर्म। दिस इज द इक्वेशन फॉर इंस्टेंट रेट, दैट इज रेट एक्सप्रेशन। अब अगर मान लीजिए ए का ए मोल बी के बी मोल के साथ कंबाइन करके सी के एक्स मोल और डी के वाई मोल को बना रहा है और आप रेट का एक्सप्रेशन निकालते हैं, तो रेट का एक्सप्रेशन हो गया रेट इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन बी डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी डी बाई डी टी। ये बन गया आपके पास पूरा रेट का डिफरेंशियल एक्सप्रेशन। नेगेटिव साइन इस रिएक्शन के अंदर यानी रेट के एक्सप्रेशन के अंदर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है डिसअपीयरेंस को, और पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट किसको करेगा? नेचुरल है अपीयरेंस को। पॉजिटिव साइन अपीयरेंस को और नेगेटिव साइन डिसअपीयरेंस को।